अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो MCQs है जो पेपर के लिए अहम है वही पढ़ेंगे सिर्फ। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए हम सांस लेते हैं, हमारे जिसमें लंग्स शामिल है, उसमें हमारा नोज़ से लेके लंग्स तक जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम पूरा सांस लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और इसमें गैस एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, तो इस सारी प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं कंडक्टिंग जोन और एक को कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो है जो डायरेक्टली गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि नोज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ गैस लेती है नीचे, फिर जाके ट्रेकिया तक तकरीबन हमारा ये जो जोन आता है ये कंडक्टिंग जोन में आता है। इसके बाद लंग्स और अल्विलाई वगैरह जो चीज़ें होती है वो रेस्पिरेटरी जोन में आती है। रेस्पिरेटरी जोन में वो चीज़ें आती हैं जो रियल में गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, और कंडक्टिंग जोन में वो चीज़ें आती हैं जो गैस एक्सचेंज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। फिर इसके बाद एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है एक, और एक होता है एक्सटर्नल इंस्पायरेशन। इंटरनल इंस्पायरेशन क्या होता है? तो ब्लड सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान होता है। सही है। ब्लड और सेल्स के दरमियान मतलब ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजन और वो देता है ऑक्सीजन सेल्स को। सही है। और जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इंस्पायरेशन होता है लंग्स और ब्लड के दरमियान। तो ब्लड और सेल्स के दरमियान जो होगा उसको कहते हैं इंटरनल, और जो लंग्स और ब्लड के दरमियान होगा उसको कहते हैं एक्सटर्नल। ये आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। फिर इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं? नोज़, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टू लंग्स, और इसके अलावा मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। मसल्स ऑफ ब्रीदिंग में डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह ये चीज़ें आती है। फिर सबसे पहले जो नोज़ है ना, नोज़ के कुछ हिस्से होते हैं। जो सबसे पहले रूट होता है, रूट इज़ द रीजन ऑफ नोज़ लोकेटेड बिटवीन द आईब्रोज। आईब्रोज के दरमियान ये जो जगह होती है ना, ये जहाँ से नोज़ बिल्कुल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट। फिर इसके थोड़ा सा नीचे ये जो ऐसा हुआ होता है ना थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं ब्रिज। सही है। फिर कहते हैं अपेक्स। अपेक्स कहते हैं हम नोज़ के बिल्कुल टिप को, ये जो सर होता है नोज़ का। फिर कहते हैं फिल्ट्रम इज़ द कनकेव सरफेस दैट कनेक्ट्स द एपेक्स ऑफ द नोज़ टू द अपर लिप। अपर लिप में हमारा ये जो कड्डा सा होता है ये, इसको कहते हैं अब फिल्ट्रम। फिर कहते हैं नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम दो नॉस्ट्रल्स के दरमियान जो पर्दा होता है इसको कहते हैं नेज़ल सेप्टम। फिर कॉन्काई होता है। कॉन्काई जो है वो बोन्स है, 3 बोन्स है यहाँ पे इधर जो लोकेटेड होते हैं, इसको कहते हैं कॉन्काई। फ्लोर है। फ्लोर इज़ कम्पोज ऑफ पैलेट। पैलेट जो होता है ना नोज़ के अंदर जो हार्ड पैलेट होता है बोन का, इसको कहते हैं फ्लोर। नोज़ में कुछ साइनोसिस आते हैं। साइनोसिस हम कहते हैं एक कैविटी को जिसमें फ्लूइड भरा हो या एयर भरा हुआ हो। अब हमारी बॉडी में या हमारे स्कल में टोटल 5 साइनोसिस है। फ्रंटल साइनोज है, मैक्सिलरी साइनोसिस, स्फेनॉइड एंड इथमाइड। 4 साइनोसिस है, 4। इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो स्कल का वेट होता है उसको मेंटेन करता है। अगर आपने देखा होगा तो जब हमें ज़ुकाम या नज़ला वगैरह होता है तो हमारा सर बारी बारी रहता है। ये साइनोस की वजह से होता है कि उसका फ्लूइड जब हम ऐसे करते हैं तो वो हमें लगता है कि सारा वज़न इस साइड पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो जो फ्लूइड होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें वज़न नीचे की तरफ महसूस होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं साइनोज। दूसरा जो ऑर्गन है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स का जो लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, इसका इतना लेंथ होता है। ये बात याद रखने वाली है MCQs के हवाले से। और ये 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड होता है। एक होता है नेज़ोफेरिंक्स, एक होता है ओरोफेरिंक्स, और एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स वो होगा जो कि नोज़ से स्टार्ट होगा। नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ो जहाँ पे भी आया होगा मतलब नोज़। सही है। तो मतलब नोज़ के पीछे जो इसका रीजन होगा उसको कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। फिर इसमें आता है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स
ओरल से निकला हुआ है। ओरल कैविटी हम कहते हैं माउथ को, मुंह के पीछे होगा, हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी के पीछे जो होगा उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। लेरिंगोफेरिंक्स उसको कहते हैं जो कि लेरिंग्स के पीछे होता है। लेरिंग्स वो चीज़ है जिसे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसका जो हिस्सा गया हुआ है उसको हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। फिर इसके बाद है लेरिंग्स, कि मैंने आपको बताया इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो है ये हमारा आवाज़ भी प्रोड्यूस करता है और लेरिंगोफेरिंक्स के सामने होता है ये लेरिंगो। इसके थोड़ा सा नीचे हमारा आता है थायराइड। थायराइड जो यहाँ पे होता है और इसको हम कहते हैं, ये जो मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, यहाँ पे जो ये चीज़ निकला हुआ होता है इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। फीमेल में ये नज़र नहीं आती सही से, मेल में नज़र आती है। बात एपिग्लॉटिस आता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? बंद करे सांस की नाली जो होती है उसको, उसके ऊपर एक कैप का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने से कोई एक ज़र्रा वगैरह जो सांस की नाली उसमें ना जाए, इसलिए इसके ऊपर एक कैप होता है, उसको बंद करने के लिए जब हम खाना खाते हैं तो ये उसको बंद कर देता है, इसका काम ये है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। इसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है? ये लेरिंग्स के नीचे आता है और इसके 16 to 20 स्टेक्ट होते हैं, स्टेक्ट सिल्स, स्टेक्ट सी शेप रिंग्स। सी शेप मतलब ये ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। ये 16 से 20 तक ऐसे सी शेप रिंग्स होते हैं। आप कोई मुझे बता सकता है ये सी शेप क्यों होता है? कार्टिलेज से बना हुआ है, सही है। सबसे पहली बात 16 से 20 कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। इसके अलावा ये सी शेप इसलिए होता है कि ये कोलैप्स ना हो, मतलब अब ये सी शेप है तो ये ऐसे ना हो, मतलब बंद ना हो मुकम्मल, क्योंकि इसके पीछे एक तो वो एजोफेगस वगैरह आता है, सही है। और अगर ये कोलैप्स हो जाए तो फिर इसमें से एयर नहीं पास होगी। जब इसमें से एयर पास नहीं होगी तो लंग्स तक नहीं जाएगी, तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर रुखसत हो जाओगे। ये रिलेशंस क्या है, मतलब इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन कौन सी चीज़ें आती है? सुपीरियरली मतलब इसके ऊपर क्या आता है, जैसा कि हमने पढ़ा लेरिंग्स आता है। इसके नीचे क्या आता है? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई आता है, सही है। सुपीरियरली सामने क्या आता है? थायराइड ग्लैंड आता है और इसके अलावा एवोर्टा आता है। एवोर्टा जो हमारे हार्ट से एक बड़ा आर्टरी निकलती है जो कि सारी बॉडी को ब्लड देती है, वो एवोर्टा कहलाती है। तो इसके सामने थायराइड और एवोर्टा होती है। और लेटरली पोस्टीरियरली पीछे इसके होता है एजोफेगस और लेटरली होता है लंग्स और लूब्स ऑफ थायराइड। थायराइड के कुछ लूब्स होते हैं और लंग्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बात भी याद रखनी है कि एजोफेगस जो है वो हम कहते हैं फूड पाइप को, सही है। मतलब ये इसका सांस लेने से इसका कोई काम नहीं है, सही है। ये सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम से काम रखे। और जो ट्रेकिया या फेरिंक्स वगैरह जो चीज़ें हैं ना, ट्रेकिया वाइन पाइप है ये, मतलब ये सांस की नाली से इसका ताल्लुक़ है, जो सांस लेने में ये हमारा काम करता है। एजोफेगस जो है ये सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करेगा। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? कफ रिफ्लेक्स हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एपिग्लॉटिस के बारे में, कि जब हम खाना खाते हैं तो गलती से कोई चीज़ खुराक की नाली के बजाय सांस की नाली में चला जाता है, तो फिर नीचे वहाँ पे नर्व इम्पल्स होते हैं, नर्व ज़्यादा होते हैं, नर्व इंडिंग आए होते हैं, तो वहाँ पे ब्रेन से जो है ना वो इंफॉर्मेशन आती है कि अब इस चीज़ को वापस बाहर निकालना है क्योंकि गलत जगह चला गया। तो वो वापस वहाँ से वो जो CNS से इंफॉर्मेशन आता है वो उसको हमारा कफ जो है वो एक्टिवेट करता है। हम कांसते हैं तो वो चीज़ हम बाहर फेंक देते हैं। कफ रिफ्लेक्स इस चीज़ को कहते हैं कि अगर फूड पाइप के बजाय वाइन पाइप में कोई चीज़ या खुराक का कोई ज़र्रा चला जाए, उसको वापस निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो हम कांसने के ज़रिए वापस उसको निकालते हैं, उसको कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। अब इसके अलावा ब्रोंकल ट्री है। ब्रोंकल ट्री क्या होता है? जो ट्रेकिया है वो नीचे जाके इस तरह से, मतलब ये सी शेप होता है ना,
इस तरह से जाके नीचे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है इस तरह से। तो ये जो एक ट्री टाइप चीज़ बना देता है इसको कहते हैं ब्रोंकल ट्रीज। अल्विलाई क्या होता है, ये जो चीज़ें जाके फिर आगे डिवाइड होती है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में, एक तेली सी बना देते हैं, इसको कहते हैं अल्विलाई, जहाँ से फिर वो एयर गुजर के लंग में जाती है। सही है। तो जो लंग्स और अल्विलाई के दरमियान या ब्रोंक्यूल्स के दरमियान जो चीज़ आती है वो है अल्विलाई, और यहाँ से एयर यहाँ से जाके इस तरह से और फिर इस तरह से ब्रोंक्यूल्स और अल्विलाई से गुजर के यहाँ पे लंग्स में आ जाता है। यहाँ पे लंग्स होते हैं ना ऐसे, तो लंग्स में जो एयर है वो आ जाती है। लंग्स जैसे कि आपको पता है हमारे 2 लंग्स होते हैं। 2 लंग्स के भी मतलब एक राइट लंग है, एक लेफ़्ट लंग है। लेफ़्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है और राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका लेफ़्ट लंग क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसके ऊपर हार्ट का कुछ हिस्सा आया होता है, इसने उसको सप्रेस दबाया हुआ होता है, इसलिए थोड़ा सा छोटा होता है लेफ़्ट लंग। 3 हिस्से होते हैं। सही है। लंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये लंग है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है मेरी। तो इसका टिप होता है ना जो बिल्कुल स्टार्ट होता है, जो सर होता है, इसको हम कहते हैं अपेक्स। इसका जो ये वाला स्पेस होता है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है। और जो कोस्टल सरफेस होता है इसके ऊपर आए होते हैं रिब्स। सही है। इस तरह से मतलब सामने यहाँ पे, इसको कहते हैं कोस्टल सरफेस। सही है। अब मीडियल सरफेस आता है। मीडियल सरफेस क्या होता है, इन दोनों के दरमियान ना ये इस तरह से ये थोड़ा सा कनकेव हुआ होता है इस तरह। तो ये जो स्पेस है ना, ये इसको कहते हैं मीडियल सरफेस। मतलब 2 लंग्स के बीच में जो ये जगह होती है इसको कहते हैं मीडियल सरफेस। इसके अलावा हर लंग के एक राइट जो लंग है, राइट लंग, इसके 3 लोब्स होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, और लेफ़्ट लंग के 2 हिस्से होते हैं। अब ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं सुपीरियर लूप, मिडल वाला जो है इसको कहते हैं मिडल लूप, और नीचे जो है इसको कहते हैं इन्फीरियर लूप। और राइट में चुन के लेफ़्ट में 2 हिस्से होते हैं, तो ये है सुपीरियर और नीचे होता है इन्फीरियर। एक और बात, इसके दरमियान ये जो लाइन होता है ना, जो एक लूप को दूसरे से जुदा करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिशर। इसको ब्लड सप्लाई होती है पल्मोनरी आर्टरी से, मतलब ब्लड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में। ये भी याद रखने वाली बात है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट से लंग्स में, वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होती है, फिर वापस चली जाती है हार्ट में। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं यहाँ पे जो आए हुए होते हैं यहाँ पे, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ज़्यादा एयर की ज़रूरत नहीं होती सांस लेने की, तो उसको कंस्ट्रक्ट मतलब नॉर्मल सांस हम लेते हैं। लेकिन जब हमें सिंपैथेटिक सिचुएशन में आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को पता है ना, पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, सिंपैथेटिक में जब हम होते हैं तो फिर ब्रोंक्यूल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है। इसमें कंस्ट्रक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है, ब्रोंक्यूल्स। सही है। सिंपैथेटिक में डायलेट हो जाते हैं। उसके बाद प्लूरा है, प्लूरा जो लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं प्लूरा। इसके कुछ लाइंस होते हैं, 2 लाइंस होती हैं ना इस तरह से, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फिर वो इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, वो आप खुद देख ले। मसल्स ऑफ ब्रीथिंग में क्या आता है, डायफ्राम आता है और इंटरकॉस्टल मसल्स आते हैं। डायफ्राम यहाँ पे होता है, जो ये चीज़ होता है ना जो सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है, ऐसे हो जाता है। सही है। तो ये लंग्स को स्पेस दे देता है, मतलब लंग्स की जो कैविटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए एयर जो है वो आसानी के साथ अंदर आ जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो फिर ये इस तरह का शेप बन जाता है। इसको कहते हैं डायफ्राम और
इसका जो है ब्रीथिंग मसल्स इसको भी कहते हैं, मतलब ये ब्रीथिंग मसल्स में आता है। और इसके अलावा इसका काम ये है कि ये जो अपर हमारी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये इन दोनों को अलग करती है। मतलब ऊपर और नीचे की जो कैविटीज़ है इनके दरमियान एक वॉल है, ये को डूम शेप कहते हैं। सही है, डूम शेप। इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से होते हैं? जो रिब्स के दरमियान हमारे मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे, इसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। टोटल हमारे 12 रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। हर के दरमियान जो है ना मसल्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अंदर स्पेस बढ़ जाता है, तो हम सांस आसानी से लेते हैं। फिर जब हम सांस सेल आउट करते हैं तो फिर वापस चला जाए, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं ये रिब्स। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में क्या क्या आते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन हम कहते हैं सांस लेने को या ऑक्सीजन लेने को, और एक्सपायरेशन हम कहते हैं सांस छोड़ने को, एक्सहेलेशन को, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करने को। इसमें फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो बाहर माहौल का हमारी बॉडी पे जो प्रेशर होता है, जो एयर हम लेते हैं अंदर सांस के ज़रिए, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर क्या होता है? जो कि अल्विलाई के दरमियान जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं। और इंट्राप्लूरल क्या होता है? जो कि लंग्स के दरमियान जो प्रेशर होता है उसको इंट्राप्लूरल कहते हैं। इसी तरह से कुछ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स है। पहले टाइडल वॉल्यूम, टीवी भी कहते हैं, टीवी शॉर्ट फॉर्म होता है, ये आपने याद रखना है। हम लंग्स में लेते हैं, हम एंटर करते हैं, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 मिलीलीटर तक होता है। सही है, एयर वी ब्रीथ हम ऐसे लिख लेते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV हम कहते हैं इसको, ERV, जो हम फोर्सफुली एक्सेल आउट करते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। में आता है 1200 मिलीलीटर एक्सपेल आउट। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम बाहर की तरफ एयर देते हैं, एक्सपेल करते हैं, और उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में एयर बाकी बच जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV इसको कहते हैं। स्टेज इन लंग्स। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी VC हम कहते हैं इसको, मतलब एक बंदे की वो एबिलिटी जो कितना वो सांस ले सकता है और कितना वो एक्सपेल आउट करता है, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, मतलब जो एयर बाकी रहती है लंग्स में वो हम हिसाब नहीं करेंगे। जितना हम लेते हैं, जितना हम एक्सपेल आउट करते हैं, हम सिर्फ उसका हिसाब लगाएंगे, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। टाइडल एक्सपायरेशन क्या होगा? मतलब जब हम सांस लेते हैं फिर उसको एक्सपेल आउट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम होगा। उसके बाद भी जो हमारे लंग में रहती है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर इसके बाद रिस्पायरेटरी रेट है। रिस्पायरेटरी रेट का मतलब होता है कि एक बंदा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट। अगर हम मेल की बात करें, एक एडल्ट बंदे की, मतलब एक एडल्ट होता है तकरीबन 18 साल तक, तो उसका होगा 12 से 18 तक या 20 तक। सही है, मतलब वो एक मिनट में 12 से 18 दफ़ा सांस लेगा। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो 30 to 60 टाइम्स पर मिनट सांस लेंगे। रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर है, मतलब रिस्पायरेशन हमारी कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन से, तो वो है मेडुला ओब्लांगेटा में है। डीप ब्रीथिंग सेंटर, जो हम ज़ोर से सांस लेते हैं, जब हम गहरा सांस लेते हैं, वो है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से या हम बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेते हैं, वो इस सेंटर से कंट्रोल होता है जो हमारे ब्रेन में। और एक है निमोटैक्सिक सेंटर। जब हम सांस लेते हैं फिर हमारी बॉडी एक सांस के बाद रिलैक्स हो जाती है। जब ये रिलैक्सेशन कौन करता है? ये करता है निमोटैक्सिक सेंटर। निमोटैक्सिक जो सेंटर होता है, इस सेंटर क्या करेगा? जब हम सांस लेंगे उसके बाद जो हमारी बॉडी रिलैक्स होगी,
वो इस सेंटर से होगी, और जब हम डीप ब्रीथिंग करेंगे वो एपन्यूस्टिक सेंटर से करेंगे, मतलब यहाँ से कंट्रोल होगा। और आर्म ब्रीदिंग जो है, मतलब आर्म जो हम कॉमन ब्रीदिंग करते हैं वो कंट्रोल होगा मेडुला ओब्लांगेटा से, में ब्रीदिंग का सेंटर है। और यहाँ पे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाता है।